1000 रुपये से भी नीचे चला गया था यह शेयर। वापस से कुछ दिन में इसने तेज़ी दिखाई, लेकिन अब फिर से गिरावट यहाँ पर शुरू हो रही है। और ऐसा नहीं है कि जो तेज़ी आई थी, ऐसी तेज़ी पहले नहीं आई। अगर आप ग्राफ इससे पहले ऑब्जर्व करोगे तो ऐसी तेज़ी पहले भी आई थी, फिर गिरा। इवन अगर आप 1 साल का अगर आप ग्राफ देख लो इसका, तो पता चलेगा कि लगातार ये गिर ही रहा है। इसका जो आईपीओ प्राइस था वो 500 रुपये का था, 1400 रुपये पर भैया ये खुला था। ठीक है, हालांकि खुला 1200 पे था, लेकिन थोड़े टाइम में इंट्राडे में उस दिन इसने 1400 रुपये का लेवल छुआ था। वहाँ से जो गिरावट शुरू हुई है वो आज तक नहीं रुकी है। और बीच बीच में अटेम्प्ट करता है ये, लेकिन हर बार वहाँ से गिरता है। बात करेंगे वीडियो में कि भैया इस अटेम्प्ट पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, या फिर और फर्दर डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, और कुछ कंसर्न्स भी ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर रेज करे हैं। तो बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि जिसको आईपीओ में ये नहीं मिला था, ठीक है, उसके बाद जिस किसी ने यहाँ पर बॉटम फिशिंग करने की मतलब कोशिश करी है, ठीक है, उन सब का लॉस हुआ है। बीच बीच में अटेम्प्ट करा है इसने, ऐसा नहीं कि नहीं करा। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ से अटेम्प्ट आया था, तेज़ी आई, फिर एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट का था 1020 रुपये के लेवल से ऐसी तेज़ी दिखाई थी कि 1140 रुपये पर गया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार ये गिर रहा है। लगातार ग्राफ, इसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ लगातार जा रहा है। और देखो कई बार है कि भैया हाइप इसका ओवर हो चुका है क्या, क्योंकि हाइप एक ही दिन का था इसका। हालांकि आईपीओ डेफिनेटली काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर लेकर आए थे। 500 रुपये बहुत सस्ता था ये, ठीक है, बहुत सस्ता था ये। और मैंने इससे पहले जब आईपीओ आया था मैंने कहा था कि हाँ खरीदारी कर सकते हो। इवन जिस दिन आईपीओ इसका लॉन्च हुआ था, ये लिस्ट हुआ था, जब 1400 1300 के आसपास ट्रेड करा था मॉर्निंग में, उसी दिन मैंने वीडियो बनाकर कहा था अब मत पढ़ना, अब मत पढ़ना। अब यहाँ पर जब तक 3 डिजिट देखने को ना मिले तब तक इसके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे। लेकिन आया ज़रूर ये, और अभी उसी के आसपास देखने को मिल रहा है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो जो डर है, जो हाइप है, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई। जो फियर कह लो वो ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर गोल्डमैन सैच्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने यहाँ पर 900 रुपये का टारगेट प्राइस दिया हुआ है। सेल कॉल उन्होंने यहाँ पर जनरेट करा है। पहले उनका टारगेट था 1029 रुपये का, जिसको घटा के 900 रुपये इन्होंने यहाँ पर करे हुए हैं। और सिर्फ गोल्डमैन सैच ही नहीं, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने और भी मतलब ऐसे इसी तरीके के टारगेट्स दिए हुए हैं। हालांकि काफ़ी अच्छी तरीके से डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि चीज़ें बेहतर है, कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वैल्यूएशन थोड़े से इसके महंगे अब ज़रूर है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6 ब्रोकरेज ने यहाँ पर सेल कॉल दिया है, जबकि 3 ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पर बाय कॉल यहाँ पर दिया हुआ है। और नंबर्स भी अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक ही थे, मतलब उतने ज़्यादा बेटर वैसे नहीं आ रहे हैं। और जहाँ तक जो कंसर्न्स यहाँ पर रेज हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा कंसर्न जो मुझे यहाँ पर लगता है वो ये है कि इनके जो क्लाइंट्स हैं उनके रेवेन्यू डिप हो रहे हैं। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, ये क्लाइंट सर्विसिंग वाला काम है इनका, ठीक है, जिनको अपनी सर्विसिंग प्रोवाइड करा, जिन ऑटोमोबाइल जायंट को ही अपनी सर्विसिंग वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, उनके रेवेन्यू में अगर तेज़ी नहीं आएगी तो भैया इनको भी फ़ायदा नहीं होगा। इन रिसेंट रिपोर्ट जो गोल्डमैन सैच ने कंसर्न रेज करे, विनफास्ट जो कि काफ़ी बड़ा क्लाइंट है इनका, टाटा टेक्नोलॉजीज़ का वन ऑफ द मेजर कस्टमर है ये। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वियतनामी कार मेकर विटनेस करा है 88% का डिक्लाइन लास्ट ईयर, 88%। The EV maker has grabbing the issue since the listing of the August 2023 while the stock price surge। अगर आप देखो तो मतलब काफ़ी बड़ी तेज़ी लिस्टिंग के दिन ही आई थी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली गिरावट हमें देखने को मिली है यहाँ पर। और अगर आप देखोगे तो कंसर्न यहाँ पर है कि भाई जो विनफास्ट है, कहीं ना कहीं उनके वैल्यूएशन के ऊपर भी दिक्कतें पैदा हो रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर है, उनके क्लाइंट्स के रेवेन्यू कम हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर भी असर यहाँ पर आएगा। एनालिस्ट जेपी मॉर्गन हैव ऑल्सो रेज कंसर्न अबाउट द लिमिटेड एविडेंस ऑफ द स्केलिंग द नॉन एंकर क्लाइंट बियॉन्ड $20 मिलियन प्लस इन एनुअल रेवेन्यू एक्सेप्ट फॉर विनफास्ट। द लो अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेशन फॉर 15% अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत कम है। और यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने तो 800 रुपये का टारगेट दिया हुआ है, 800 रुपये का टारगेट है जेपी मॉर्गन का, जो कि अगेन थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर ज़रूर है। जबकि अगर हम बात करने जाए तो भाई साहब देखो, कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन जो इनके क्लाइंट्स हैं जिसको सर्विसिंग वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, तो इसके असर इसके ऊपर भी ज़रूर पड़ेगा। और कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है। मुश्किल से 6 लाख के आसपास के शेयर आज यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए। ऑल टाइम हाई 1400 रुपये का है, जो उसने लिस्टिंग के दिन बनाया था उसके बाद कभी नहीं गया ये इस लेवल पर।
तकरीबन 980 के आसपास का लो भी इसने बनाया, मार्केट कैप इसका 41,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर मई महीने में ICICI सिक्योरिटीज़ का बाई कॉल था, 1,300 रुपये का टारगेट था। अगेन मैं बता दूं कि टारगेट 1 साल के होते हैं, तो ये मत समझा जाए कि भाई साहब, मतलब डेफिनेटली जब उन्होंने दिया था तब उसके मुकाबले तो काफ़ी नीचे है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है बेच और भाग जाओ, यहाँ पर खरीदारी करने की कोई बात नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ पर जो ग्राफ है इसका वो लगातार डिक्लाइन वाला है, वो कोई कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि यहाँ से तेज़ी आएगी। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो रीसेंट अगर आप इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी अगर आप देखते हो तो बिकवाली वाली ज़्यादा है। मार्च महीने की 1,000 रुपये, 1,075 रुपये, 1,080 रुपये, 1,100 रुपये में अगर आप देखोगे तो 47,000 शेयर्स बेचे गए, 30,000 शेयर्स बेचे गए कंपनी के ही पर्सन के द्वारा, ठीक है। 3,000 शेयर बेचे गए, 1,65,000 तक के शेयर बेचे गए। तो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली हुई है यहाँ पर। पैट्रिक रेमन करके कोई है जो कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन है, उनकी तरफ से लगातार यहाँ पर बिकवाली होती हुई नजर आई है। कंपनी में अगर हम बात करें इनके डिविडेंड को लेकर तो देखिए डिविडेंड पे करा है इन्होंने इस साल 8 रुपये 40 पैसे का, ठीक है। और दो अनाउंस हुआ है, एक 1 रुपये 65 पैसे और दूसरा 8 रुपये 40 पैसे, कुल मिलाकर 10 रुपये के आसपास का कह लो कि डिविडेंड यहाँ पर इन्होंने पे आउट करा है, जो कि अच्छा डिविडेंड है, खराब नहीं है, अच्छा है ये। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, देखो प्रॉब्लम यहीं पर है, 61 का पी है इसका, सेक्टर पी 31 का है, डेफिनेटली ये महंगा है, आप इसको सस्ता नहीं कह सकते। और 56% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो फिनेंशियल्स में जो ग्रोथ दिखनी चाहिए वो नहीं है। आप देखिए रेवेन्यू में भी जो ग्रोथ दिखनी चाहिए वो भी नहीं है। 1,288 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, बढ़ के 1,299 करोड़ हुआ, तो ठीक है, मतलब माइनर ग्रोथ थी। 1,320 करोड़ हुआ, अगेन माइनर ग्रोथ थी। 1,325 करोड़, अगेन माइनर ग्रोथ थी। तो बहुत ही माइनर तरीके से रेवेन्यू में ग्रोथ है। प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन्स है। 190 करोड़ का प्रॉफिट था, घट के 160 हुआ, बढ़ के 170 हुआ, फिर वापस मतलब थोड़ा बहुत घट गया, 155 करोड़ के आसपास सिमट गया। तो जाहिर सी बात है इनके जो प्रॉफिट्स है उसमें थोड़े बहुत झटके लग रहे हैं किसी किसी क्वार्टर में। रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो मार्च में बहुत अच्छा था, 1,450 करोड़ का रेवेन्यू था, जबकि इस बार मार्च में इनका रेवेन्यू कम हो गया, 1,325 करोड़। तो 2023 का रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 2024 के मुकाबले ज़्यादा रहा, जो कि पिछले साल का रेवेन्यू इस साल के मुकाबले ज़्यादा रहा। तो ये भी नेगेटिव चीज़ है। इवन प्रॉफिट 216 करोड़ से घट गया है यहाँ पर। तो नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे और वो दिख भी रहा है यहाँ पर। और यही एक वजह भी है कि भाई सब थोड़ा बहुत भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 55.39% की है और लिस्टिंग में भाई साहब जिसने सबसे बड़ी बिकवाली करी है वो इंस्टीट्यूशंस ही है। 2.11% से बेच के 1.14 पर आए। डोमेस्टिक वाले भी 4.50% से बेच कर 0.50 पर आ गए और रिटेल और एफआईल्स 2.46 से बेच के 1.09% पर आ गए। तो इंस्टीट्यूशंस लगातार बेच रहा है और कोई उतनी अच्छी मतलब होल्डिंग इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पर तो नहीं है, वो कंसर्न है यहाँ पर। रिटेल की होल्डिंग देखो तो 16.44% पर है और जो अदर पार्टीज है वो 25.44% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस कंपनी को लेकर तो डेफिनेटली मुझे अभी भी लगता है कि जो ग्राफ अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो तो वो लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है। लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री वाला ये ग्राफ है, कहीं पर भी अपसाइड देखने को नहीं मिल रही है। और अगर तेज़ी आती है तो वो बहुत ही मिनिमम तेज़ी आती है, टेम्पररी तेज़ी होती है, वहाँ से हर बार गिरता है ये। तो मेरे हिसाब से अभी कहीं पर भी कोई सपोर्ट नहीं बन रहा है, कहीं पर भी कोई बेस नहीं बन रहा है। तो दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करो, इंतज़ार करो यहाँ पर किसी एक लेवल पर एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट बने, बेस बने, उसका वेट करो। और जब तक वो नहीं बनता है यहाँ पर मेरे हिसाब से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए खरीदारी को लेकर। वेट एंड वॉच, सिंपल सी बात है, यही मेरा ओपिनियन है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।